नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है बीए सेकंड ईयर वालों के लिए राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों पर डिस्कशन करने वाला है। तो दोस्तों हमारी एक महामैराथन क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो महामैराथन क्लास वाला, तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है उस महामैराथन क्लास की, तो वहाँ पर आप जाकर उस क्लास को अटेंड जरूर कर लेवे दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास का ये पहला सवाल रहेगा, जहां से हमने कल की क्लास एंडिंग की थी और बताया था कि ये यहीं से क्लास स्टार्ट होगी। तो दोस्तों आज वहीं से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों आपके एग्जाम भी बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, और तो मैं अगर आपके एग्जाम के लिए सीरियस हूँ तो दोस्तों आप भी अपने एग्जाम के लिए सीरीज के प्रति बहुत ही सीरियस हो जाइएगा दोस्तों, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान के ऐसे छोटे मोटे एग्जाम वैसे आपके जो हो चुके हैं ऐसे एग्जाम नहीं होंगे दोस्तों, बहुत ही एक लेवल वाले एग्जाम की दृष्टि से होंगे। तो दोस्तों आप सीरीज में अगर अच्छी तरीके से पढ़ के जाते हो सीरीज को, तो दोस्तों आप ये मान के चलिएगा कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अपने कॉलेज में आप दिखा सकते हैं। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड की संघात्मक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। स्विट्जरलैंड की संघात्मक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल एग्जाम की दृष्टि से। स्विट्जरलैंड की संघ व्यवस्था की प्रमुख लक्षणों को विवेचन कीजिए। दोस्तों ये सवाल सेम है, लेकिन जो पूछने का तरीका है वो अलग है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं स्विट्जरलैंड की संघात्मक व्यवस्था की ओर। तो किस प्रकार की स्विट्जरलैंड की संघात्मक व्यवस्था है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो पहली व्यवस्था का पहला चरण है लिखित एवं कठोर संविधान। जो स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो लिखित एवं कठोर संविधान है। कैसा? लिखित संविधान संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण होता है। कोई भी संघीय व्यवस्था है तो उसका संविधान अगर लिखा हुआ है तो ये उसका प्रमुख लक्षण होता है। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो लिखित कठोर एवं सर्वोच्च है। कैसा है? लिखित कठोर एवं सर्वोच्च है। नई इकाइयों को संघ में शामिल करने की संविधान में व्यवस्था नहीं की गई है, यानी कि नई नहीं, जैसे कि भारत में। दोस्तों आप जानते भी होंगे कि जैसे कि हमारे भारत में, अपने देश भारत में एक कोई भी अगर हमें नई संघ सूची या फिर नई व्यवस्था को कानून में जोड़ना है तो इसे जैसे तैसे हम नहीं जोड़ सकते। अनेक राज्यों की अनुमति लेनी पड़ती है, तब जाके हम उस संविधान में संशोधन करके अपनी नई इकाइयों को जोड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, ठीक है, और सर्वोच्च संविधान है। और इस सर्वोच्चता के कारण यहाँ पर नई इकाइयों को अगर संविधान में जोड़ना है तो वहाँ पर नहीं जोड़ा जा सकता, ये व्यवस्था उसमें नहीं है। अगला पॉइंट है दोस्तों, स्विट्जरलैंड की जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें अगला व्यवस्था है शक्ति का विभाजन। दोस्तों यह भी एक व्यवस्था की गई है, शक्ति का विभाजन। स्विट्जरलैंड संविधान में केंद्र व कैप्टनों के बीच में शक्ति का विभाजन किया गया। कहाँ पर? केंद्र और कैप्टन के बीच में शक्ति का विभाजन किया गया है। पहला है संघ सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में शक्ति का विभाजन, फिर संघ सूची, संवर्ती सूची, विषयों की सूची। कैप्टनों को अवशिष्ट शक्ति प्रदान की गई। कैप्टनों को भी अवशिष्ट है वो शक्ति, पीछे बची हुई शक्ति वो प्रदान की गई। दोस्तों तो तीसरा पॉइंट है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। स्विट्जरलैंड के संविधान में न्यायपालिका की सर्वोच्चता की व्यवस्था एक संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आती है। तो किस प्रकार की यहाँ पर न्यायपालिका की संघात्मक व्यवस्था है और इसकी सर्वोच्चता है? तो स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका को न्यायपालिक पुनरावलोकन शक्ति प्राप्त है। कैसी? न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन, अब न्याय होने के बाद में उसका पुनर्अवलोकन करना, तो ये शक्ति इस न्यायपालिका को प्राप्त है। संघ की इकाइयों के बीच में शासन शक्ति से संबंधित निर्णय उसी का काम होता है। किसका? यानी संघ की इकाइयों के बीच में, कोई भी संघ है उसकी इकाइयों के बीच में शासन शक्ति से संबंधित निर्णय है वो उसी को काम दिया गया न्यायपालिका को, किसी भी निर्णय को लेना है तो भी, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। स्विट्जरलैंड के संविधान है उसकी सर्वोच्चता है, क्योंकि ये एक लिखा गया है और इसी के कारण यहाँ की सर्वोच्चता है स्विट्जरलैंड के संविधान की। तो संघीय प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, ठीक है। तो क्योंकि ये लिखित संविधान है, यही एक सर्वोच्चता है, इसकी मुख्य बात है, ठीक है। संशोधन प्रक्रिया में इकाइयों का अधिकार। संशोधन प्रक्रिया में जो संशोधन, अगर स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन करना है तो इसमें इकाइयों, कौन कौन सी इकाइयों हैं, तो उसकी इकाइयों की अलग अलग अधिकार है, ठीक है। संविधान संघीय व्यवस्था में संविधान संशोधन की प्रक्रिया में इकाइयों को उचित अधिकार प्राप्त है। दोस्तों अलग अलग इकाइयों को अलग अलग उचित अधिकार है वो प्राप्त है अगर संविधान में संशोधन करना है तो। संविधान संशोधन को प्रस्तावित करने तथा उसकी
पुष्टि करने में इकाइयों की जनता की सहमति अनिवार्य है। दोस्तों अगर जनता की सहमति अनिवार्य होगी, जनता की सहमति होगी तो ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। संविधान संशोधन के लिए आधे से अधिक कैप्टनों का समर्थन होना जरूरी है। आधे से अधिक अगर कैप्टनों का समर्थन होगा तो संविधान में संशोधन हो सकता है। तो दोस्तों उसी सदन में, अब संविधान का जो सदन है तो उसी सदन में इकाइयों की जो प्रतिनिधित्व है तो उसका प्रतिनिधित्व किस प्रकार होगा? संघीय व्यवस्था में संघ की व्यवस्थापिका के उच्च सदन में संघ की छोटी बड़ी इकाइयों के समान प्रतिनिधित्व प्रदान होता है। पूर्ण कैप्टन 2 तथा अर्ध कैप्टन 1 प्रतिनिधि भेजता है। इस प्रकार स्विच संघ में भी संघ की व्यवस्थापिका के उच्च सदन राज्य परिषद में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड की जो संघात्मक व्यवस्था का अगला पॉइंट है तो वो है संघ की इकाइयों को अपने संविधान, संघ की इकाइयों के अपने संविधान, अलग अलग संघ की अपने अपने स्तर पर अलग अलग संविधान के अपने जो संविधान है, तो संघ की इकाइयों के अपने अपने संविधान है। तो स्विट्स में संपूर्ण संघ का एक संविधान होने के साथ साथ संपूर्ण स्विट्जरलैंड में संपूर्ण संघ, पूरा संघ है, उसका एक ही संविधान होने के साथ साथ वहाँ कैप्टनों के अलग अलग संविधान है। वहाँ पर कैप्टनों के भी अलग है। एक तो कोई भी संघ है उसका तो मुख्य संविधान अलग होता है, ठीक है, लेकिन कैप्टन होते हैं उसमें कैप्टनों का भी संविधान अलग अलग होता है। इस रूप में कैप्टनों की संवैधानिक शक्ति समान है। इस रूप में हम देखा जाए तो कैप्टनों की संवैधानिक शक्ति है वो कैसी है? समान है। दोस्तों 8वां पॉइंट है तिहरी नागरिकता। दोस्तों स्विट्जरलैंड के जो संघात्मक व्यवस्था है, स्विट्जरलैंड की संघात्मक व्यवस्था का वर्णन करो, तो ये सवाल था। तो स्विट्जरलैंड की जो संघात्मक व्यवस्था थी उसका जो संघात्मक व्यवस्था का 8वीं व्यवस्था है तो तिहरी नागरिकता। यहाँ पर क्या है, इसकी विशेषता भी हम कह सकते हैं, यहाँ पर तिहरी नागरिकता पाई जाती है। तो स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था में तिहरी नागरिक व्यवस्था पाई जाती है। संघ की नागरिकता, पहली तो संघ की नागरिकता, इकाई या राज्य की नागरिकता। पहली संघ की नागरिकता, एक संघ होता है उसकी नागरिकता, फिर इकाई या फिर राज्य, एक यूनिट होती है उसकी इकाई या फिर यूनिट की जो राज्य की नागरिकता। फिर कम्यून की नागरिकता, नवीन संविधान अनुच्छेद 37, नवीन संविधान के अनुच्छेद जो आज का अभी बनाए नवीन संविधान है न्यू, तो ठीक है, नवीन संविधान के अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान है कि स्विट्जरलैंड के ऐसे प्रत्येक निवासी, ऐसे सदस्य जो प्रत्येक निवासी को जिसे कम्यून और कैप्टन की नागरिकता प्राप्त है, स्विट्स की नागरिकता प्राप्त होगी। दोस्तों स्विट्जरलैंड में कोई भी ऐसा नागरिक है जिसके पास में कम्यून और कैप्टन की अगर नागरिकता प्राप्त है तो स्विट्जरलैंड का भी नागरिकता प्राप्त उसको हो जाएगी, ठीक है। इस तरह वहाँ तिहरी नागरिकता पाई जाती है। कैसी तिहरी नागरिकता? जैसे कि अगर स्विट्जरलैंड में रहने वाले व्यक्ति के पास में संघ की नागरिकता और इकाई या फिर राज्य की नागरिकता, फिर कम्यून की नागरिकता, ये तीनों नागरिकता होती है। और वो किस प्रकार होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति स्विट्जरलैंड में रहता है और उस स्विट्जरलैंड में रहते रहते उसको कम्यून और कैप्टन की अगर नागरिकता मिल जाती है, कम्यून और कैप्टन की नागरिकता मिल जाती है, तो इस दोनों की नागरिकता है तो इस स्विट्जरलैंड की नागरिकता भी उसको अपने आप मिल जाएगी। इस तरह वहाँ तिहरी नागरिकता का सिस्टम चलता है। तो दोस्तों 9वां पॉइंट है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। यहाँ पर स्विट्जरलैंड के संविधान की संघीय व्यवस्था में एक और व्यवस्था है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। कैसी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है? तो स्विट्जरलैंड संघात्मक शासन की श्रेणी में होते हुए भी, इस संघात्मक शासन में होते हुए भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखता है। इस प्रकार संघ की सरकार को जो विषय दिए गए हैं, संघ की जो सरकार है उसको जो भी विषय दिए गए हैं वे इतने महत्वपूर्ण है कि केंद्र की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह कैप्टनों पर छाया रहता है, वो कैप्टनों पर छाया रहता है। और मुद्रा एवं बैंकों की व्यवस्था द्वारा वह कैप्टनों के आर्थिक व व्यवहारिक जीवन पर नियंत्रण भी रखता है। तो आगे है संवर्ती सूची के विषयों पर विरोध होने पर, अगर संवर्ती सूचियों पर अगर विरोध होता है तो उस विरोध होने पर केंद्र का कानून मान्य है, केंद्र का जो कानून है वो मान्य है।
आंतरिक गड़बड़ी की दशा में, आंतरिक गड़बड़ी की दशा में वह किसी भी कैप्टन का शासन अपने हाथ में हो सकता है, अपने हाथ में ले सकता है। अगर कोई भी गड़बड़ी की दिशा हो रही है, अगर कोई गड़बड़ी की दशा है, अगर कोई गड़बड़ी की स्थिति में वह किसी कैप्टन का शासन अपने हाथ में, किसी भी कैप्टन का शासन है वो अपने हाथ में ले सकता है। और इस संबंध में भारत से स्थिति मिलती है। यहाँ पर इस संबंध में देखें तो भारत से स्विट्जरलैंड की स्थिति है वो मिलती है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि स्विट्जरलैंड के संविधान में संघीय शासन व्यवस्था के लगभग सभी परंपरागत तत्व विद्यमान है। स्विट्जरलैंड के संविधान में संघीय शासन व्यवस्था के लगभग सभी परंपरागत है वो साधन विद्यमान है। स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था में शासन, अगर शासन की व्यवस्था देखी जाए तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और स्विट्जरलैंड की ये बहुत ही अच्छी खासियत है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल था एग्जाम की दृष्टि से और हमने इस पर विस्तृत डिस्कशन किया बहुत ही अच्छे तरीके से। और एक और सवाल मैं आपको दिखा दूं, उस पर हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसको देख लेते हैं दोस्तों कि सवाल क्या है कि स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी, उस संविधान की विशेषता कौन कौन सी। ये बहुत ही अच्छा सवाल दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल पर मैं इसको आपको अगली क्लास में इस सवाल को अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही विस्तृत तरीके से समझाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार थे और वीडियो को अंत तक वॉच किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लेवे। दोस्तों आप अगर पहली बार थे तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा, निवेदन करूँगा कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, क्योंकि मैं हर वर्ष आपके सामने इसी प्रकार सीरीज को लेकर पेश होता रहूँगा। दोस्तों आप जानिएगा इस बात को कि वास्तव में किस प्रकार की स्टडी, आपने ये प्रश्न पढ़ा होगा तो वास्तव में आपको लगा होगा कि ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको हम एग्जाम में अगर आएगा तो बहुत ही अच्छे मार्क्स ले आएंगे। दोस्तों तो इस विश्वास के साथ में यहाँ से आप पढ़िएगा और अंत तक जुड़े रहेगा दोस्तों। और जितनी क्लासें हो चुकी है वो आप प्लेलिस्ट में, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और कौन कौन सी क्लासें हुई है उस पर अध्ययन कर लीजिए दोस्तों। तो अगली क्लास में मिलता हूँ इसी प्रकार के अति इंपॉर्टेंट सवाल के साथ में, तो तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।